हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अजमल खान और आप देख रहे हो खान मूवीज एक्सप्लेनर। दोस्तों, आज जिस मूवी की स्टोरी मैं एक्सप्लेन करने लाया हूँ इसका नाम है सहारा। अब क्या है इस मूवी की स्टोरी, आइए एक्सप्लेन करते हैं। दोस्तों, मूवी शुरू होती है 1865 की सिविल वार रिचमोंड वर्जीनिया को दिखाते हुए, जहाँ एक शिप का कैप्टन हाथ में सोने का सिक्का लेकर शिप को सोने के बॉक्स से लोड करवा रहा था। अब जैसे ही शिप लोड होके वहाँ से निकलती है, वही दुश्मन इनकी शिप पे जोरदार अटैक करता है। अब ये शिप इस दौर की मजबूत और एडवांस शिप थी, मगर काफी तोप के गोले लगने से शिप काफी तबाह हो जाती है। शिप का कैप्टन हालात को देखते हुए हमला रोकने के साथ इंजन भी बंद करने का कहता है, ताकि दुश्मन अंधेरे में इनका जहाज ना देख सके और वो नदी की बहाव की वजह से वहां से निकल जाए। अब ये सीन तो यहीं कट जाता है और हम आज के दौर का एक सीन देखते हैं, जहां हम गाड़ी में डॉक्टर फ्रैंक और इसकी असिस्टेंट ईवा को नाइजीरिया के किसी गांव जाते हुए देखते हैं। वो दोनों WHO में काम करते थे, जो एक शख्स का चेकअप करने जाते हैं। उस शख्स के चेकअप करने पे देखते हैं तो इसकी आंखें एक ज़ोंबी की तरह थी। इसकी माँ से पूछने पे पता लगता है कि वो और उसका बाप हाल ही में माली शहर गए थे। वहाँ से आने के बाद इनकी हालत ऐसी है। अब ये दोनों इस शख्स को गांव से ले जाने लगते हैं तो एवा डॉक्टर फ्रैंक से कहती है इस शख्स के साथ 6 केसेस बन जाते हैं। डॉक्टर फ्रैंक कहता है ये काफी नहीं है WHO की रिपोर्ट के लिए। ईवा डॉक्टर फ्रैंक से जिद करती है तो वो मान जाता है WHO को रिपोर्ट करने के लिए। ईवा फिर कहती है डॉक्टर फ्रैंक से हमें माली जाना होगा ताकि पता लगा सके कि आखिर इस बीमारी की वजह क्या है। डॉक्टर फ्रैंक ईवा से कहता है WHO वाले तुम्हें वहाँ जाने नहीं देंगे, वो मजीद अपने कर्मचारियों को जंग में नहीं खोना चाहती। इनकी बातों से हमें पता चलता है कि माली में जंग के हालात है और कोई भी आम शख्स वहां आसानी से नहीं जा सकता। खैर, डॉक्टर फ्रैंक इस बीमार शख्स को हॉस्पिटल ले जाने लगता है और ईवा कहती है मैं इसके बाप के खून का सैंपल लेकर आती हूँ। वो दोनों वहाँ से निकल जाते तो एक कमीना शख्स वहाँ खड़ा इन पे नजर रख रहा था, मतलब किसी को इनके आने से खुशी नहीं थी। अब ईवा लाइट हाउस इसके बाप के खून का सैंपल लेने चली जाती है और वहाँ जाकर पता लगता है कि वो मर चुका है। ईवा फिर भी इसके खून का सैंपल लेती है और वहाँ से निकलने लगती है, लेकिन अचानक से वो कमीना ईवा पे जानलेवा हमला करता है, जिससे वो बच जाती है और वहाँ खड़े 2 आदमियों से मदद मांगती है। वो बजाय मदद के इसी को मारने लगते हैं, लेकिन वहाँ समंदर के किनारे एक शख्स इसे बचाता है। इसका नाम डार्क था, लेकिन ईवा इस हमले से बेहोश हो जाती है तो डार्क, जो एक शिप में काम करता था, इसे शिप ले जाता है। ईवा की आंख शिप में खुलती है तो वो बाहर आके देखती है जहाँ काफी हलचल मची थी। वहाँ ईवा एल और रूडी से मिलती है। तभी इसी वक्त डार्क को समंदर से एक पुरानी मूर्ति निकालते हुए दिखाया जाता है और हम समझ जाते हैं कि असल में ये शिप समंदर में डूबी पुरानी हिस्ट्री की चीजें ढूंढने और निकालने का काम करती है। इस शिप का ऑनर एक रिटायर्ड एडमिरल है जिसका नाम जिम है। जिम की बातों से लगता है कि वो शाम तक मूर्ति म्यूजियम वालों को बेचना चाहता है। वहाँ डार्क के पास एक फोन आता है तो वो इस शख्स से मिलने जाता है जो चोरी की चीजें खरीदने का एक कबाड़िया था। डार्क जब उस कबाड़िया से मिलता है तो वो इसे एक पुराना और नायाब सिक्का बेचता है। ये वही सिक्का था जो मूवी के शुरू में हमने शिप के कैप्टन के हाथ में देखा था। अब डार्क इस सिक्के को लेकर म्यूजियम के लिए निकलता है तो वहाँ म्यूजियम में जिम एक शख्स को ईवा से मिलवाता है जिसका नाम ईव था। इसका अफ्रीका और माली में काफी बड़ा बिजनेस था तो इसके कॉन्टेक्ट भी काफी थे माली में। ईवा ईव से माली जाने के लिए मदद मांगती है, लेकिन ईव की बातों से नहीं लगता कि वो इनकी मदद करेगा। तो अब ईवा और डॉक्टर फ्रैंक वहाँ से निकलते हैं तो इसी वक्त डार्क जिम के पास आता है और खोए हुए 150 साल पुराने जहाज की बात करने लगता है। अब जिम मना करता है, लेकिन डार्क इसे वही सिक्का दिखा के कहता है मुझे लगता है ये जहाज नाइजर नदी में अभी भी मौजूद है। जिम कहता है ये नहीं हो सकता क्योंकि वो जहाज इतने कम पानी में नहीं तैर सकता। डार्क कहता है ठीक है, लेकिन मैं तुम्हारी बोट ले जाकर खुद देखना चाहता हूँ। जिम ना चाहते हुए भी कहता है ठीक है, तुम्हारे पास 72 घंटे है, यानी 3 दिन, इससे 1 घंटा भी ज्यादा नहीं। आगे हम डार्क एल और रूडी को देखते हैं एक बंदरगाह पे जहाँ से वो सफर करने वाले थे, लेकिन वहाँ डॉक्टर फ्रैंक और ईवा भी इंतजार कर रहे थे जो नदी के जरिए माली जाना चाहते थे। डार्क उन्हें ले जाने के लिए मना करता है तो वो कहते हैं हमें जिम ने भेजा है, तो ना चाहते हुए भी डार्क इन दोनों को अपने साथ ले जाने लगता है और काफी सफर के बाद वो लोग माली पहुँचते हैं। वहाँ पहुँचने के बाद डॉक्टर फ्रैंक और ईवा एसएलआर जाने लगते हैं जो एक जंग का मैदान था जहाँ सबसे ज्यादा खतरा था, जिसे जनरल
काजिम ने कब्जा कर रखा था। अब ये निकलने लगते तो डार्क ईवा को प्रपोज करता है। ईवा भी प्रपोज एक्सेप्ट करती हुई वहाँ से निकल जाती है। यहाँ रूडी बोर्ड में रुकता है। डार्क और एल एक शख्स के घर जाते हैं जिसने वो सिक्का कबाड़िए पे बेच दिया था। अब ये मालूम करना चाहते थे कि इस शख्स के पास ये सिक्का आखिर आया कहाँ से, लेकिन उसके घर पहुंचने पे पता लगता है कि वो एक हफ्ता पहले ही मर चुका है। अब डार्क के पास कोई चारा नहीं होता तो वो मस्जिद के एक इमाम के पास जाता है जो हिस्ट्री संभाल के रखता था। इस इमाम से मिलने पे पता चलता है कि 100 साल पहले एक तूफान आया था जो अपने साथ एक जहाज भी लाया जिससे काफी सारी बीमारियां फैली और 300 से ज्यादा लोग मारे गए। अब इतना तो पता चल ही गया कि जहाज नाइजर नदी में है, तो वो तीनों इसी नदी में ही इक्विपमेंट से वो जहाज ढूंढने निकलते हैं। लेकिन निकलते वक्त वो कमीना फिर इन पे नजर रख रहा था। वहाँ ईव जनरल काजिम को डॉक्टर फ्रैंक और ईवा की सुपारी देता है। अब हमें पता लगता है कि नाइजीरिया में भी ईवा पे ईव ने ही हमला करवाया था और ये भी कि सिर्फ वही नहीं चाहता कि WHO को इस बीमारी का पता चले। फिर इन सब के बाद हम डार्क, एल और रूडी को देखते हैं जो नदी में अपना इक्विपमेंट डालकर इससे जहाज को ढूंढ रहे थे। काफी देर ढूंढने के बाद रूडी कहते हैं मुझे लगता है ये इक्विपमेंट खराब हो गया है। एल उसे निकालते तो रूडी देखते है कि लाल रंग का पदार्थ उस पे लगा था जो सिर्फ खारा पानी में होता है, लेकिन यहाँ तो मीठा पानी था। रूडी कहते हैं मैं इसका एक सैंपल लेता हूँ और जैसे ही रूडी इसका एक सैंपल लेते हैं वहाँ जनरल काजिम के फौजी बोर्ड में पहुंच जाते हैं और वो फौजी इन तीनों से डॉक्टर फ्रैंक और ईवा का पूछते हैं, लेकिन डार्क इनको बातों में लगा कर इनकी बोर्ड उल्टी करके इनको भी पानी में गिरा के वहाँ से निकलने लगता है। तो आगे से एक और बोर्ड आके इन पे हमला करती है। अब ये तीनों किसी तरह उनसे भी जान छुड़ाते हैं कि वहाँ 2 और बोर्ड आते हैं। इनके पास बचने का कोई चारा नहीं होता तो अपनी बोट का रुख इनकी तरफ करके खुद पानी में छलांग लगाते हैं जिससे वो 2 बोट तबाह हो जाते हैं, साथ में इनकी बोट भी तबाह हो जाती है। अब ये लोग नदी से निकल के एक घर में चोरी छुपे घुस जाते हैं और वहाँ नक्शा देखकर इस घर से कपड़े और 2 ऊँट चुरा के निकलते हैं और रूडी को भी वापिस शिप की तरफ भेजते हैं ताकि सारे हालात जिम को बता दें। एल डार्क से पूछते हैं हम जा कहाँ रहे हैं। डार्क कहते हैं हम सलार जा रहे हैं क्योंकि वो हमारे पीछे नहीं ईवा के पीछे लगे थे। इसका मतलब ईवा खतरे में है और हमें इसे बचाना होगा। और वहाँ ईवा और डॉक्टर फ्रैंक के सलार के किसी गांव पहुंचते हैं जहां सब गांव वाले इसी बीमारी के चलते मर चुके थे। यहां तक के माल मवेशी भी नहीं बचते तो वो अपनी टीम के साथ इस गांव के सारे लोगों को दफना के उस गांव का मुआयना करने लगते हैं। वहाँ वो अपनी जांच एक कुएं से शुरू करते हैं। कुएं में उतर के वहाँ थोड़ा सा खोदने लगती है तो पानी नजर आता है। ईवा इस पानी का सैंपल लेती है। उसी वक्त वहाँ जनरल काजिम के फौजी आते हैं इस गाँव में और गोलियों की आवाज सुन के एवा लाइटनिंग रॉड को मिट्टी में दबा देती है। फिर वहाँ जनरल काजिम हेलीकॉप्टर से आता है जिसे एल और डार्क दूर से देखते हैं तो इसी गांव का रुख करते हैं। यहाँ जनरल काजिम डॉक्टर फ्रैंक से ईवा का पूछता है लेकिन वो कहता है वो नहीं आई मेरे साथ। जनरल काजिम इसे गोली मार देता है और फौजियों से कहता है सब कुछ जला दो और ऐसा लगना चाहिए कि बागियों ने इस गाँव पे हमला करके सबको मार दिया और सब कुछ जला के तबाह कर दिया। ये कहकर जनरल काजिम तो वहाँ से निकल जाते हैं और वो फौजी भी सब कुछ जलाने लगते हैं। लेकिन डार्क ईवा का बैग कुएं की दीवार पे रखा देखकर समझ जाता है कि ईवा अब भी कुएं में जिंदा है। अब जनरल काजिम के 2 फौजी कुएं में फायरिंग करने वाले थे कि डार्क और एल वहाँ पहुँच के सारे फौजी मार देते हैं और ईवा को वहाँ से बचा के इन्हीं फौजियों की जीप में वहाँ से निकलते हैं। अब इनका प्लान ये था कि बागियों के इलाके से होते हुए नाइजीरियन बॉर्डर तक जाएंगे जहाँ जनरल काजिम की पहुँच नहीं है। लेकिन आगे रास्ते में वो बागी इनको पकड़ के अपने गाँव जो एक पहाड़ी पे था वहाँ अपने लीडर के पास ले जाते हैं और जाते हुए डार्क को एक खूबसूरत गाड़ी भी दिखती है जो इन बागियों ने जनरल काजिम से छीनी थी। अब जब ये लोग बागियों के लीडर से मिलते हैं जिनका नाम मोडिबो था। मोडिबो इनसे पूछता है कौन हो तुम। तो डार्क कहते हैं हम जनरल काजिम के दुश्मन है और ईवा कहती है मैं एक डॉक्टर हूँ और यहाँ चल रहे एक बीमारी का पता लगाने आई हूँ। मोडिबो कहता है चलो मेरे साथ और इसे अपने साथ इसी जगह ले जाते हैं जहाँ काफी सारे बीमार लोग थे। मोडिबो ईवा से पूछता है क्या यही बीमारी है। ईवा कहती है हाँ यही बीमारी है, मुझे तुम्हारे कुएं का पानी टेस्ट करना होगा। और वो इनके कुएं के पानी को टेस्ट करती है तो पता लगा कि डार्क को कहती है ये पानी नहीं जहर है। वो लोग पानी में केमिकल डाल के पूरे पानी को जहरीला कर रहे हैं। डार्क ये बात मोडिबो से कहता है। मोडिबो कहता है मैं जानता हूँ इसीलिए हम यहाँ से दूर जा रहे हैं। डार्क कहता है लेकिन कौन कर रहा है इसका पता तो लगाना होगा। मोडिबो कहता है वो तुम्हारा काम है, मेरा काम है अपने लोगों को बचाना। तुम कल सुबह यहाँ से निकल जाना क्योंकि जनरल काजिम के बंदे तुम्हें ढूंढ रहे हैं। वहाँ एल बच्चों के साथ फुटबॉल खेलता है तो वो फुटबॉल एक गुफा में गिर जाता है। एल जब फुटबॉल उठाने इस गुफा में जाता है तो पता लगता है कि वहाँ 150 साल पुराने जहाज का नक्शा मौजूद है। अब डार्क और ईवा जब ये नक्शा देखते
ہیں تو وہ ये अनुमान लगाते हैं कि ये जहाज एक नदी में जहर मिला रही है जो आगे जाके नाइजर नदी से मिलती है। फिर डार्क कहता है अगर हमने नदी ढूंढ ली तो जहाज भी मिल जाएगा और जहाज मिल जाए तो जहर का जरिया भी मिल जाएगा जिससे ये जहर नदी में फैल रहा है। अब ये लोग यहाँ से निकलते हैं नदी ढूंढने के लिए और वहाँ रूडी भी शिप में पहुंच जाता है और इसी सैंपल का मुआयना करता है जिसे इसने नाइजर नदी से अपने इक्विपमेंट से लिया था। और रूडी जब ये रिपोर्ट देखता है तो इससे पता चलता है कि ये पानी जहरीला किया जा रहा था जो कुछ महीनों में समंदर तक पहुंच जाएगा और अगर ये समंदर तक पहुंचा तो खारे पानी की वजह से ये जहर और भी घातक हो सकता है जिससे ऑक्सीजन लेवल कम होगा और ये 6 महीनों में पूरे दुनिया के समंदर को अपने चपेट में ले लेगा जो किसी परमाणु हमले से कम नहीं। अब रूडी ये रिपोर्ट लेकर अपने बॉस जिम के पास जाता है और जिम ये रिपोर्ट देखकर एम्बेसडर के पास जाता है पर एम्बेसडर इस बात को इतना सीरियस नहीं लेता। इसका मतलब सरकार इस पे कोई कदम नहीं उठाने वाली। वहाँ डार्क, ईवा और एल उस जगह जाते जो नक्शे में था पर वहाँ पानी का कोई नामो निशान नहीं था, हर तरफ रेत ही रेत थी। तो डार्क कहता है जहाज यही कई दफन है, ये नदी 50 साल पहले बहती थी अब सूख गई है। फिर वो लोग एक पुराने कंडरात के छत पे चढ़ के देखने लगते हैं लेकिन वहाँ जहाज का तो कोई नामो निशान नहीं होता पर वहाँ ईव की फैक्ट्री थी जो सूरज की रोशनी से बिजली बनाती थी लेकिन इस बिजली की कहीं और भेजने का कोई सोर्स नहीं था। तो डार्क कहता है हमें इस फैक्ट्री जाना चाहिए। अब इस फैक्ट्री में सामान लाने ले जाने के लिए एक ट्रेन चलती थी तो ये लोग चोरी छुपे ट्रेन में चढ़ के फैक्ट्री में घुसते हैं और वहाँ देखने पे पता चलता है कि ईव की कंपनी दूसरे कंपनी के जहरीले केमिकल सूरज की गर्मी से जला के खत्म करती है और जो बच जाता है वो और भी खतरनाक बन जाता है जिसे नदी में डाल दिया जाता है। अब ये तीनों वहाँ कुछ कैदियों को भी देखते हैं जो मोडिबो के आदमी थे और ये सब देख के वहाँ से निकलते ही है लेकिन ईव अपने आदमियों के साथ आके इन्हें पकड़ लेता है और ईवा को अपने पास रखकर डार्क और एल को गाड़ी में हथकड़ी लगाकर अपने आदमियों के साथ जनरल काजिम के पास भेज देता है। डार्क और एल जिस गाड़ी में जाते इस गाड़ी के डाले के नट को वो दोनों इसी सिक्के की मदद से खोलते हैं और जब ड्राइवर और गार्ड का ध्यान नहीं रहता तो वो डाले समेत वहीं रेगिस्तान में ही उतर जाते हैं और रेगिस्तान में काफी सफर करने के बाद वो एक जगह पहुंचते हैं जहाँ उन्हें एक पुराना हवाई जहाज मिलता है जो क्रैश हो चुका था। डार्क कहता है इसमें काफी सारे औजार हैं। फिर वो दोनों उससे औजार निकाल कर उस डाले से अपनी जान छुड़ाते हैं। फिर वो जुगाड़ करके जहाज को उड़ाने लायक तो नहीं बनाते पर थोड़ा दूर तक जाने के काबिल जरूर बना देते हैं जो पुराने पानी के जहाज की तरह हवा से चलता है। अब डार्क और एल जुगाड़ करके इसे टेक्निक से चलाते हुए जहाज की मदद से उस रेगिस्तान से निकलने लगते हैं। अब वहाँ जनरल काजिम को भी पता लगता है कि उन दोनों ने एसएलआर में एक फौजी दस्ते को मारकर उनसे लड़की छुड़ा ली और अब ये दोनों ईव के आदमियों से भी भाग गए। तो उसे लगता है कि ये कोई आम लोग नहीं, ये अमेरिकी इंटेलिजेंस के ट्रेन फौजी हैं। ये सोच के कि वो बाद में मसला बन सकते हैं तो उन्हें मारने के लिए वो अपने एक फौजी के दस्ते को लेकर रेगिस्तान के इसी तरफ निकलता है जहाँ से वो गाड़ी से गिरे थे। अब डार्क और एल भी एक जगह पहुंच जाते हैं और वहाँ से अपने बॉस को फोन करके ईव की कंपनी के बारे में सब कुछ बता देते हैं और इनका बॉस जिम भी इसके खतरनाक असरात से बताते हुए कहते हैं सरकार इस मामले पे अब तक कोई कदम नहीं उठा रही, जो करना है इसे खुद ही करना होगा। डार्क ये सुन के उसी सोने के सिक्के को एक आदमी को देखकर इससे उसकी जीप ले जाता है और सीधा मोडिबो के पास मदद मांगने चला जाता है लेकिन मोडिबो मना कर देता है ये कहकर के हमारे बंदूक इसके मशीन गन के सामने कुछ भी नहीं और तुम ये बात नहीं जानते कि जनरल काजिम के साथ जंग में कितनी बड़ी कीमत चुकाई है हमने। मैं अपने आदमियों की जान रिस्क में नहीं डाल सकता, ना ही सामने से वार कर सकता हूँ। डार्क ये सुन के कहता है ठीक है मैं काजिम की गाड़ी ले जा सकता हूँ। फिर वो तीनों एक ट्रक के साथ काजिम की गाड़ी में बैठ के ईव की कंपनी निकलते हैं जहाँ गार्ड दूर से आते हुए काजिम की गाड़ी देखते हैं और उन्हें लगता है कि ये काजिम की गाड़ी है तो वो गेट खोलकर इन्हें आने देता है पर गाड़ी में काजिम के बजाय डार्क था जिसके पास बंदूक थी और बंदूक की नोक पे वो फैक्ट्री में घुस तो जाते और घुसते साथ ही गार्ड्स खतरे का अलार्म बजाते हैं जिससे ईव का सिक्योरिटी अलार्म बजता है तो इसे पता चल जाता है कि ये फैक्ट्री में घुस चुके हैं और उसे ये भी पता चलता है कि अमेरिकी सरकार अब तक इसके फैक्ट्री के बारे में सब जान चुकी होगी। तो वो वहाँ से ईवा को लेकर निकलने लगता है और यहाँ डार्क, एल और मोडिबो जब फैक्ट्री में जाते तो वहाँ कोई नहीं था, सारी फैक्ट्री बंद थी, मतलब कुछ तो गड़बड़ थी। मोडिबो अपने आदमियों से मिलता है जो वहाँ कैदी थे और इन्हें अपने साथ ट्रक में वहाँ से निकलता है। डार्क और एल ईव के ऑफिस जाके देखते हैं तो इन्हें पता लगता है कि ईव पूरी फैक्ट्री को बम से उड़ाने वाला है जो एक हादसे जैसा लगे जिससे कोई सबूत ना बचे और वो बच जाएं। डार्क ईव का हेलीकॉप्टर आते देखकर ईवा को ईव से छुड़ाने के लिए वहाँ से निकलता है और एल वहाँ फैक्ट्री में इसी बम को ढूंढने लगता है। डार्क छत पे
جاتا ہے جہاں ہیلی کاپٹر نے آنا ہے، وہاں وہ ایو سے ایوا کو چھڑانے لگتا ہے، پھر اچانک سے وہاں وہ کمینہ آ کے ڈارک پہ حملہ کرتا ہے۔ ہیلی کاپٹر اب اڑنے ہی والا تھا کہ ایوا ایو سے کسی طرح خود کو چھڑا کے نیچے کود جاتی ہے۔ ایو پائلٹ سے کہتا ہے اس فیکٹری سے 1000 میٹر دور جا کے اس کے آس پاس ہیلی کاپٹر اڑاتے رہو۔ یہاں ڈارک اس کمینے کو نیچے گرا کر اس سے جان چھڑا کر وہاں سے نکلنے لگتا ہے اور نیچے تہخانے میں ایل بم کو کافی ڈھونڈنے کے بعد آخر کار اسے ڈھونڈ لیتا ہے اور اسے اس کین سے نکال کر اپنے جان پہ کھیلتے ہوئے وہاں سے نکلتا ہے۔ ایو بلاسٹ کرنے لگتا ہے پر وہ بلاسٹ نہیں ہوتا کیونکہ ایل نے پہلے سے ہی بم وہاں سے نکال دیا تھا۔ ایو یہ دیکھ کر وہاں سے ہیلی کاپٹر میں نکل جاتا ہے جسے ہم مووی کے اینڈ میں دیکھیں گے۔ اب یہ تینوں ایو کے پلان کو ناکام کر کے وہاں سے جنرل کاظم کی گاڑی میں نکلتے ہیں، پر تھوڑا دور جانے کے بعد جنرل کاظم ان کا ہیلی کاپٹر سے پیچھا کر کے ان پہ حملہ کرتا ہے، پر ڈارک یو ٹرن لے کر بچنے کے لیے کنڈرات میں گاڑی گھسا دیتا ہے، لیکن اس سے بھی جب کوئی فرق نہیں پڑتا تو ڈارک گاڑی ایک ریت کے ٹیلے کے پاس لے جاتا ہے اور ایوا سے کہتا ہے اس ٹیلے پہ وہی ایو کے فیکٹری کے بم کو ایک ایک کر کے پھینکو۔ ڈارک کا مقصد یہ تھا کہ ریت کے ٹیلے پہ بم بلاسٹ کروا کے اس ریت اور بم کے دھوئے سے اگر کاظم کو مار نہ پائے تو کم از کم اس سے دور تو بھاگ ہی سکتے ہیں۔ خیر ایوا ڈارک کے کہنے پہ اسے ٹیلے پہ ایک ایک کر کے بم پھینکتی جاتی ہے اور ایل اسے بندوق سے گولی مار کے بلاسٹ کرتا جاتا ہے، جس سے کافی ساری ریت نیچے گرتی ہے اور جنرل کاظم بھی دھوئے کی وجہ سے وہاں سے بچتے ہوئے دور نکل جاتا ہے۔ اب یہ تینوں مڑ کے دیکھتے ہیں تو وہ 150 سال پرانا جہاز دکھ جاتا ہے جو ریت میں چھپا تھا اور ان کے بموں کے وار سے ریت گرنے سے وہ دکھ گیا تھا۔ جہاز دیکھ کر وہ سب بھاگ کر اس میں گھس جاتے ہیں، یہ سوچ کے کہ اس جہاز پہ گولیوں کا کوئی اثر نہیں ہوگا اور جب جنرل کاظم کے ہیلی کاپٹر کا فیول ختم ہو تو وہ باہر آ سکے۔ لیکن جنرل کاظم جب اس پہ حملہ کر دیتا ہے تو وہ جہاز زنگ کی وجہ سے چھنی ہو جاتا ہے اور اس حملے سے وہاں بہت سارا سونا بھی مل جاتا ہے۔ ڈارک کہتا ہے اسے بعد میں دیکھتے ہیں، لیکن اب یہ لوگ وہاں پھنس چکے تھے تو ڈارک وہاں پڑے ایک توپ کو دیکھ کر کہتا ہے ہم اس سے حملہ کریں گے۔ ایل اسے کہتا ہے یہ بابا آدم کے زمانے کا توپ ہے، اگر نہیں چلا تو یہ یہی بلاسٹ ہو جائے گا۔ ڈارک نہیں مانتا اور توپ کو آگے کر کے اس کے منہ کو کھولنے لگتا ہے، لیکن وہ کافی جام ہو گیا تو ایل اسے باہر سے کھول دیتا ہے۔ ایوا توپ کے گولے کا ٹریگر لاتی ہے اور وہ سب دیکھتے ہیں کہ اب کاظم کی فوج بھی وہاں پہنچ چکی تھی۔ ڈارک کہتا ہے ہمیں ایک ہی حملہ کرنا ہوگا جس سے کاظم مر جائے اور اگر ہم نے کاظم کو مار دیا تو سینا خود گھٹنے ٹیک دے گی۔ ایل توپ کا گولا لاتا ہے تو ڈارک اسے توپ میں ڈال کے کاظم کے صحیح نشانے کا ویٹ کرنے لگتا ہے اور جیسے ہی کاظم کا ہیلی کاپٹر سامنے آتا ہے تو ڈارک توپ چلا کے اس پہ حملہ کر دیتا ہے، جس حملے سے کاظم مر جاتا ہے اور ہیلی کاپٹر بلاسٹ ہو کے نیچے گر جاتا ہے۔ اب کاظم کی فوج بندوق کے ساتھ مڑتے ہوئے جہاز کی طرف مڑتے ہیں اور اپنے ہتھیار ڈال کے سرنڈر کر دیتے ہیں۔ اب یہ سب خوش ہو کر باہر نکلتے ہیں تو پیچھے مڑ کر دیکھتے ہیں جہاں موڈیبو کے آدمی بھی موڈیبو سمیت وہاں پہنچ چکے تھے اور فوج نے انہیں دیکھ کر سرنڈر کیا تھا۔ اب موڈیبو کے آدمی گھوڑے پہ جنرل کاظم کے فوج کے پاس جا کے انہیں پکڑتے ہیں۔ آگے ہم جم کی شپ پہ ایمبیسڈر کو دیکھتے ہیں جو جم سے اس جہاز کے سونے کے بارے میں پوچھتا ہے۔ جم کہتا ہے اس میں کوئی سونا اسے نہیں ملا، صرف پرانی کنکال چھوڑ کے۔ ایمبیسڈر اسے کہتا ہے اس نے ندی بلاک کروا دی جس سے اب کوئی خطرہ نہیں، اور یہ کہہ کر وہاں سے چلا جاتا ہے اور سونے کو ہم دیکھتے ہیں جو اسی گفا میں رکھا تھا جس میں اس جہاز کا نقشہ ملا تھا۔ مطلب ڈارک نے یہ سونا انہی غریب ملک والوں کو دے دیا تھا موڈیبو کی مدد سے۔ ایک انجان جگہ ریسٹورنٹ میں ہم ایو کو دیکھتے ہیں جسے جم کا ایک CIA کا دوست وہی پانی ویٹر کے روپ میں پلا کے وہاں سے باقی بوتل کا پانی اپنے ساتھ لے جاتا ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں ڈارک اور ایوا کو سمندر کنارے اسی کاظم کی گاڑی کے ساتھ جو بہت خوش تھے اور مووی یہی ختم ہو جاتی ہے۔ تو دوستو اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آتی ہے تو پلیز لائک کر کے سبسکرائب کریں اور ساتھ میں لگے اس بیل آئیکن کو بھی دبائیں تاکہ مجھے موٹیویشن ملتی رہے اور میں مزید اسی طرح کی ویڈیوز آپ کے سامنے لاتا رہوں۔ میں اجمل خان آپ سے ملتا ہوں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے بائے۔